वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून दादा। बाकी बच्चे आए नहीं अब तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार मुझे इतना बता दो, साउंड और स्क्रीन क्लियर है क्या आपके आगे? साउंड और स्क्रीन क्लियर है क्या, मुझे बता दो, फिर मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। हम कर रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर हम टेम्परेचर का इफेक्ट कर रहे थे कि टेम्परेचर अपना किस तरीके से इफेक्ट डालता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर, वो चीज कर रहे थे अपन। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था कंडक्टर के केस में, केस कंप्लीट हो चुका था फर्स्ट केस अपना विद ग्राफ। सेकंड केस करते हैं फॉर सेमीकंडक्टर। फॉर सेमीकंडक्टर कर रहे हैं सेकंड केस। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन लिख देता हूं मैं सबसे पहले, जो अपनी इक्वेशंस थी। एक तो थी R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर टो ए, ठीक है। रो इज इक्वल टू मेरा क्या था, एम एन ई स्क्वेयर टो, और R इज इक्वल टू मेरा क्या था, रो एल अपॉन में ए।
ये मेरा क्या था, R इज इक्वल टू था। ये मेरे पास 3 इक्वेशंस थी जो मैंने ड्राइव कर ली थी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हमारे पास थी। देखो इफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं लूं, देखो इस केस में सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैंने टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर है वो मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो उसमें एन थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हुए, भागना शुरू कर देंगे, जाहिर सी बात है। वो क्या होंगे, एन मेरा क्या होगा, भागना शुरू कर देगा। एन मेरा क्या होगा, भागना शुरू कर देगा। जाहिर सी बात है एन अगर मेरा बढ़ेगा तो आर मेरा यहाँ पर घटेगा ना, एन मेरा बढ़ेगा आर मेरा घटेगा, तो क्या होगा, आर जो है, आर जो है वो मेरा क्या होगा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली कनेक्टेड है, देख रहे हो इक्वेशन नंबर 3 में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस मेरा घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी तो मेरी क्या होगी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो मेरी घटेगी, रेजिस्टिविटी तो मेरी घटेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर बाय द वे अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फ्री स्टेट हमारे क्या होंगे, घट जाएंगे। आर मेरा, एन मेरा बढ़ जाएगा, आर मेरा यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा, और रो मेरा भी वहां पर क्या होगा, घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बात हो रही है किसकी, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये बात हो रही है किस चीज की, एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ ना, मतलब ये बात तो अगर अपन करें तो टेम्परेचर हम इंक्रीज धीरे धीरे इसमें देते जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ले आऊं, अगर मैं इस कंडीशन को रूम टेम्परेचर पर कर दूं, इस सिचुएशन को रूम टेम्परेचर पर ले आऊं, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेरे ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे, मतलब नेवर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नेग्लिजिबल हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने के उतने ही रहेंगे और नेग्लिजिबल की तरह काम करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैंने रूम टेम्परेचर ले लिया तो मेरे पे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले की तरह नॉर्मली काम करना शुरू कर देंगे। तो टेम्परेचर मेरा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ा, ऊपर मैंने बढ़ा दिया, कंडीशन मैंने सारी लिख दी, टेम्परेचर मेरा बढ़ा तो रिजल्ट क्या बनेगा, रेजिस्टेंस मेरा घटेगा, डिक्रीज होगा, एंड रेजिस्टिविटी भी मेरी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी भी मेरी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो समझ रहे हो एरो का निशान मैं किस तरीके का दे रहा हूँ, ठीक है, डबल एरो दे रहा हूँ डिक्रीज और इंक्रीज के केस में, इंक्रीज और डिक्रीज के केस में डबल एरो काम कर रहा है मेरा। तो ये कंडीशन होगी, ये लिखना है इसके अंदर, ठीक है। इसका ग्राफ देख लो, ठीक है, इसका ग्राफ और चेक कर लो भाई, काम आएगा। एक स्क्रीन और बड़ी है, देखो ग्राफ, ये मेरा क्या है यहाँ पर, रो टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरा रेजिस्टिविटी घट रही है, तो फिर मेरा इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, मतलब नीचे आ रहा है। क्या इस तरीके से, ठीक है, ये मेरा ग्राफ बनेगा, क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं हो, आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक देखो, सर इस उसमें डिफरेंस क्या था कंडक्टर में? देख लो डिफरेंस के, दोनों डिफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ ही रहा है।
इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। और हुआ क्या देखो, इसके केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा था मेरा, वहाँ नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा। और उन्होंने क्या किया, कोलिजन्स को क्या किया, बढ़ाया। कोलिजन्स ने टो को घटाया, टो ने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, रेजिस्टेंस ने रेजिस्टिविटी को बढ़ाया। ये केस बना। और इस चीज में क्या हुआ, क्या इंक्रीज हो रहा है सर यहाँ पे? क्या, नंबर ऑफ वेरिएशन हाँ क्या इंक्रीज हो रहा है? ओके सर। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टिविटी घटी, और रेजिस्टेंस भी मेरा क्या हुआ, घटा। डिफरेंस है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टेंस है, ए नहीं है, ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा है। देखो, एक मैं नॉर्मल से वायर की अगर बात करूं, ठीक है, एक नॉर्मल से वायर की बात करूं, ए वायर, एक वायर में टेम्परेचर की बात हो रही है, एक नॉर्मल से वायर में अगर टी उसके अंदर है, तो एक टेम्परेचर उसको दिया, मतलब कुछ टेम्परेचर वायर अपने अंदर लेकर भी तो रखता है। ठीक है, कुछ जैसे मान लो आपका फोन है, सेल फोन की मैं आपकी एग्जांपल की बात करूं, आपके फोन की बैटरी लो हो गई, आप कहीं गए हुए हो, ठीक है, आपके पास चार्जर नहीं है उसका, ना आपके पास चार्ज करने का कोई ऐसा सिस्टम है वहां पर, आपने 3 दिन बाद उसको चार्ज किया, तो क्या आपका मोबाइल, मान लो आज तारीख हुई है 26, ठीक है, 26 ही होगी नहीं, ये 27, 26, 26 है, ठीक है, 26 को टाइम हुआ है अब 3:16 पे आपका फोन ऑफ हो गया। आपने 1 जून को फोन ऑन किया, और फोन कब किया, मॉर्निंग में 10 o'clock, आपके फोन में उस टाइम टाइम क्या होगा, 10 o'clock होगा, जाहिर सी बात है। तो कहाँ से आया, जब तक कि उसकी बैटरी तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, बैटरी तो डेड हो चुकी है, बैटरी में तो चार्जिंग थी नहीं, बंद हो चुका है फोन है, फिर भी वो अपने अंदर एक ऐसा चार्ज, एक ऐसा ऐसी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर वो स्टोर करके चलती है बैटरी। ठीक है, जो किसके केस में बनती है, इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है। ठीक है, जो हिडन चार्ज होता है, जिसे हिडन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कोई वायर होता है, उसके अंदर एक अपना टेम्परेचर वो लेकर चलता है। ठीक है, तो क्या होगा, टी टेम्परेचर था प्लस डी टी आ गया। इसी तरीके से रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, आर नोट रेजिस्टेंस थी, तो आर नोट प्लस डी आर रेजिस्टेंस आ गई। अब मैं क्या करूं, चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करूं, यहाँ थोड़ा सा टॉपिक टफ है बच्चे, जो टॉपिक टफ आता है उसका आप बैकअप देखा करो जरूर, बैकअप देखते ही नहीं हो आप, फिर फायदा क्या हुआ मेरा बैकअप अपलोड करने का, वहां पर बैकअप 3 या 4 बच्चे देखते हैं सिर्फ, 3 या 4 बच्चे देखते हैं सिर्फ और सिर्फ बैकअप, और कोई बच्चा बैकअप नहीं देखता। टोटल कल के बैकअप के ऊपर 7 व्यू आए हुए हैं, 7 व्यू का मतलब ये है कि 3 या 4 बच्चों ने देखा है बैकअप। ठीक है, इसमें इस और किसी बच्चे ने नहीं देखा, तो कुछ सब्सक्राइबर उन्होंने देख लिया था, और बाकी 3 4 बच्चों ने आपकी क्लास में देखा, तो फायदा क्या हुआ उस बैकअप का, कोई फायदा नहीं हुआ बच्चों। तो स्मॉल रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, डी टी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टी पर। जो स्मॉल मेरी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टी पर, और जो मेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उसका शुरुआत में मैंने उसके अंदर रेजिस्टेंस डाला है उस पर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, डी आर प्रोपोर्शनल आर नोट डी टी, डी टी इसका मतलब क्या हुआ, डी आर इज इक्वल टू अल्फा
आर नोट डी टी। अल्फा मेरा यहाँ पर क्या है, अल्फा की अगर मैं बात करूं कि अल्फा मेरा यहाँ पर क्या है, अल्फा को मैंने क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, जो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या है कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, लेकिन हमें तो चाहिए स्मॉल में तो कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें तो एक ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, जैसे टी है आर है उस फॉर्म में चाहिए। डी आर और अल्फा का मैं क्या करूं, डी टी का मैं क्या करूं, मुझे तो आर के फॉर्म में चाहिए सारी की सारी वैल्यू, मुझे डी आर और डी टी के केस में नहीं चाहिए कोई भी वैल्यू ऐसी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसके केस में है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और कब होता है, थर्मल, थर्मल रेजिस्टेंस बता रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस का है। थर्मल रेजिस्टेंस मतलब हीट, हीट मतलब ये किसके केस में, टेम्परेचर के केस में, टेम्परेचर के केस में इस चीज का रिजल्ट आएगा एक जगह अपना, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो जो मेरे पास वैल्यू आई थी डी आर इज इक्वल टू, डी आर इज इक्वल टू आर नोट अल्फा डी टी, मेरे पास एक्चुअली जो वैल्यू आई थी वो मेरे पास ये थी आर नोट अल्फा, यही मैंने वैल्यू दी थी पीछे। मैं मुझे निकालना है फाइनल रिजल्ट इसका, फाइनल रिजल्ट निकालना है मुझे इसका। फाइनल रिजल्ट निकालूंगा तो एक तो मैंने शुरुआत में इसके अंदर हीट दी थी, एक मैंने फाइनल लास्ट में हीट दे दी, तो मैं इसका जो इनिशियल हीट थी मेरी, इनिशियल हीट और फाइनल हीट के केस में अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक लार्ज वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, एक लार्ज वैल्यू आ जाएगी। लार्ज वैल्यू निकालना ही मेरा मकसद है, क्योंकि मुझे डी आर डी टी के केस में तो चाहिए ही नहीं, ये चीज तो मैंने बीच में लेके आया हूँ जो कि इसके अंदर इंटरनल था। मुझे चाहिए कौन सा, आर और डी टी के केस में मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए, आर और डी टी के केस में मुझे एक फाइनल रिजल्ट चाहिएगा, तो वो रिजल्ट मैं कहाँ से लेके आऊंगा, जब मैं इसका क्या कर दूंगा, एक इंटीग्रेशन कर दूंगा। करते आए हैं इंटीग्रेशन, हमने बहुत बार किया इंटीग्रेशन, तो इसमें फर्स्ट यूनिट में इंटीग्रेशन के केस में ही चला था, ऐसे वैल्यू तो बहुत बार आई थी अपनी, स्मॉल वैल्यू से हमें लार्ज वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया आर नोट से आर फाइनल तक का, और टी इनिशियल से, टी इनिशियल से टी फाइनल तक हमने इंटीग्रेशन कर दिया, कोई बात ही नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एज इट इज चलना है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आया, आर फाइनल माइनस आर ओ, आर नोट मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था वो, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू अल्फा आर नोट, अल्फा आर नोट, ये आर नोट आया ना कि कोई और है, आर नोट अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, वैल्यू क्या आई, टी के केस में टी एफ माइनस टी आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत ही नहीं है। आर एफ इज इक्वल टू क्या आया, आर, ये आर इस साइड आएगा प्लस का, प्लस अल्फा आर नोट और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हमने हमेशा ही टी मतलब कोई भी फाइनल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर ही बोला जाता है, इसको डीटी लिखते आए हैं, डीटी ये कॉन्सेप्ट तो हमने 9th क्लास में सीखा, पहली बार है कि हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, किसके केस में, फाइनल माइनस इनिशियल को लिख ही सकते हैं, ये रिजल्ट तो हम बहुत बार लिखते आए हैं। इसका मतलब इसकी जगह तो मैं क्या कर सकता हूँ, डीटी कर ही सकता हूँ। आर एफ, आर नोट कॉमन ले लो भी इसमें से, कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 प्लस अल्फा और डी, ये चेंज ऑफ डेल्टा, डेल्टा टी जिसे बोला जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे क्या दे दो, नामकरण कर दो इसका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका क्या कर दो, नामकरण
कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे यहाँ तक, किसी बच्चे के यहाँ तक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी बच्चे के। ठीक है, यहाँ तक बता दो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। सर एक बार थोड़ा स्टार्ट से रिपीट करता हूँ। हाँ रिपीट कर दूंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट में रिपीट ही कर दूंगा, वैसे बैकअप है ही आपके पास है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आएगा ही नहीं किसी बच्चे के। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बताओ, मुझे तो इस अल्फा की वैल्यू चाहिए फाइनल, मेरे पास तो अल्फा ही है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट मुझे निकालना है अल्फा के केस में, टेम्परेचर कोफिशिएंट मुझे चाहिए अल्फा के केस में। अब मैं अल्फा की वैल्यू निकालनी है मेरे को, अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो देखो अल्फा यहाँ से निकलेगा नहीं, अल्फा निकलेगा कैसे, आर एफ इज इक्वल टू आर ओ प्लस आर ओ अल्फा डी टी, यहीं से निकलेगा। अब ये इस साइड आएगा तो माइनस का आर एफ, आर एफ माइनस आर ओ इज इक्वल टू, बता क्या देखो, बता मेरे पास आर ओ अल्फा डी टी, यही सी चीज ऊपर वाली बची है मेरे पास, आर ओ डी टी और अल्फा, क्लियर सी बात है। अल्फा की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ से, अल्फा की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, आर एफ माइनस आर ओ अपान में आर ओ डी टी। मुझे अल्फा ही तो चाहिए था, मेरा मेन मोटिव क्या था बच्चे, अल्फा ही तो था, अल्फा ही तो मेरा क्या था, मेन मोटिव था, और तो कुछ था ही नहीं, अल्फा ही मुझे निकालना था, और ये मेरे पास निकल चुका है, क्लियर है। इसके केस में किसी महाज्ञानी साइंटिस्ट ने क्या कहा, उसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है, ये इसने अपनी डेफिनेशन के बारे में कहा था कि इट इज ए डिफाइन एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइज टू टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा किसके केस में, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के केस में, पर डिग्री या फिर पर सेल्सियस के टेम्परेचर पर, ऑल एलॉयज हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, जितनी भी एलॉय वगैरह होती है, मतलब कंडक्टर और इनके केस में लिख देता हूं मैं वैल्यू के बारे में थोड़ा सा, इसमें थर्ड पॉइंट में लिखा है इसने। ठीक है, कंडक्टर के केस में लिखूं मैं यहाँ, कंडक्टर के केस में लिखूं तो अल्फा मेरा क्या होगा, कंडक्टर के केस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में अल्फा की अगर मैं बात करूं, अल्फा ऑलवेज मेरा नेगेटिव चलता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का उसके ऊपर इफेक्ट चलता है। ठीक है, एलॉय के बारे में बात करूंगा, एलॉय के केस में जो अल्फा होता है वो नियर डियर मेरा जीरो चलता है। ये 3 पॉइंट लिख लेना अल्फा के केस में। ठीक है, देयर आर रेजिस्टेंस लीस्ट इफेक्टिव इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बहुत कम इफेक्ट करता है ये। जैसे मैं बात करूं एयर के अंदर या मॉइस्चर के अंदर, एयर या मॉइस्चर के केस में बात करूं तो ये बहुत कम इफेक्ट है डालेगा वहां पर। ठीक है बच्चे, देखिए कितना खूबसूरत टॉपिक है अभी वाला, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग टॉपिक में से न्यूमेरिकल हर बार आएगा ही आएगा, ये माइंड में सेट कर देना कि कलर कोडिंग से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कलर कोडिंग से न्यूमेरिकल आएगा हर बार एग्जाम के अंदर। जब तक फिजिक्स रहेगी और जब तक बॉडी के अंदर सांस रहेगी तब तक कलर कोडिंग से एग्जामिनर न्यूमेरिकल देगा। न्यूमेरिकल कहीं से आने का 100% चांस है ना, तो वो कहाँ से है, कलर कोडिंग टॉपिक से है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और है कुछ नहीं इसमें, छोटी छोटी कुछ वैल्यूज है वो याद करनी है। याद क्या करनी है, उनको याद करने की ट्रिक मैं दूंगा और याद 1 मिनट में हो जाएगी, उसके बाद में कुछ है ही नहीं कलर कोडिंग में। इतना इजी टॉपिक है कलर कोडिंग का। देखो कलर कोडिंग के अंदर क्या होगा, पहले तो ये बताओ फिजिक्स की क्लास समझ में आ रही है अच्छे से,
आज बच्चे नहीं जुड़े, फिर भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाने में, पर कोई ना, करते हैं थोड़ा बहुत। हेलो एवरीवन। फिजिक्स की क्लास समझ में आई अब तक के लोग लेक्चर, जितने भी अपनी फर्स्ट यूनिट फिनिश हुई है, सेकंड यूनिट के कुछ टॉपिक फिनिश हुए हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये कलर कोडिंग फिनिश होने के बाद में हाफ यूनिट ये फिनिश हो जाएगी। मैंने इसमें एक ही चैप्टर बनाया है कलर कोड, इसमें पूरी की पूरी सेकंड यूनिट में, ठीक है। मैंने इसको चैप्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया, इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैंने टॉपिक आगे पीछे बनवाए हैं, इसमें नोट्स में बना रखे हैं मैंने, तो इस वजह से मैंने एक ही यूनिट का पूरा पूरा एक ही चैप्टर बना दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो बाई फेस पढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक से 2 तारीख से 3D एकेडमी में मैं क्लासेस दूंगा, रेगुलर ऑफलाइन बच्चे आएंगे वहाँ पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पे आके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। कलर कोडिंग ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस किस तरीके से होती है? कलर कोडिंग ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस हमारी किस तरीके से होती है? कोई भी एक रेजिस्टेंस होगा ना, उसके ऊपर कुछ कलर के बैंड बने हुए होते हैं, वो बैंड कुछ चीज को डोनेट करते हैं, किस चीज को, वहां पर वो डिफाइन करवाएंगे अभी किस तरीके के बैंड होंगे वो, ठीक है। लेकिन कलर कोडिंग का कमर्शियली यूज ही होता है आज तक। कलर कोडिंग का यूज क्या होता है यार? कमर्शियली यूज होता है। कमर्शियली मतलब क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह है ना, ये यूज करते हैं किसका? कलर कोडिंग का। कलर कोडिंग का जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं, ये यूज करते हैं कलर कोडिंग का सबसे ज्यादा। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? कमर्शियली यूज बोला जाता है, ठीक है। कमर्शियली यूज होता है इसका। जैसे फर्स्ट मैं एलॉय की बात करूं, एलॉय की बात करूं, एलॉय कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं? 10 मिनट्स है बच्चे। नाइक्रोम, नाइक्रोम इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो मैग्नीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और टंगस्टन इंपॉर्टेंट है। ये तीन अपने यहाँ पर क्या होते हैं? एलॉय है, ये इंपॉर्टेंट केस रखते हैं। ये तीन है, ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं एलॉय के केस में यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं तीनों का क्या होता है? सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एलॉय में, बेस्ट एलॉय माने जाते हैं ये तीन इलेक्ट्रीशियन के केस में, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रीशियन यूज करेगा वो इन्हीं एलॉय का सबसे ज्यादा यूज करता है, इन्हीं एलॉय का सबसे ज्यादा यूज करेगा, जो क्या करते हैं, किस वजह से? रजिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट होती है इनकी, ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्या रेजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट है किसके केस में? टेम्परेचर के केस में। टेम्परेचर के केस में क्या है वो? इनकी रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है, इस वजह से जितने भी इलेक्ट्रीशियन है वो इन्हीं एलॉय का यूज करते हैं। लिमिटेशंस है कुछ इनकी, लिमिटेशंस भी होती है हर एक चीज में, कुछ अच्छे फैक्ट है तो कुछ उसमें बुरे फैक्ट भी तो होंगे, कुछ उसमें बुरे फैक्ट भी तो होंगे, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। देख लो भी लिमिटेशंस क्या? लिमिटेशंस क्या? वेरी हाई रेजिस्टेंस, very high resistance cannot be
obtained practically, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा ना, वो ये इतना ज्यादा ऑब्टेन नहीं कर सकते। कौन है? ये एलोय। ये एलोय उतना ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, वो उसको नहीं कर सकते। इस वजह से ये इनके कुछ क्या लिमिटेशंस है। किनकी? इन एलोय की। इन एलोय की कुछ ये क्या इतनी लिमिटेशंस भी बताई गई है। ये साइंटिस्ट वगैरह ने है, प्रूव्ड वैल्यू होती है ये लिमिटेशंस जो भी होती है, ये साइंटिफिक प्रूव्ड होती है भी हाँ ये लिमिटेशन आएगी आएगी। किसी बच्चे के यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ ज्यादा अक्सर है, ये उठ जाते हैं, इनका टेम्परेचर उठ जाता है, इस वजह से कलर अपना चेंज कर देते हैं, लेकिन फाइनल जो होता है उसमें इनका कलर चेंज नहीं आता। ठीक है, सेम कलर ही आता है। आगे देख, कार्बन रजिस्टर की बात करूं मैं, फर्स्ट एलोय था। दूसरा अगर मैं बात करूं, फर्स्ट तो देखो मैंने क्या किया, एलोय करवाया। दूसरा मैं बात करूं कार्बन रजिस्टर के बारे में। एक दिन में करवा सकता हूँ सारे टॉपिक, जो टॉपिक में मैंने डबल डबल टाइम दिया ना, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लिया है, अब इसमें भी आप का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो थोड़ा बहुत लगेगा, एक लेक्चर में आज फिनिश नहीं होगा ये। तो ये चीजें हैं, ये होने में 10 मिनट में हो जाती है, लेकिन जो चीजें मैं नोट्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू मैं लिखवा रहा हूँ ना, जो थ्योरी लिखवा रहा हूँ, उन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बच्चे। ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इतने बेस्ट परफेक्ट नोट्स बनेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे इन चीजों के। ठीक है, जो मेरे पास बच्चे आते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए, उनको इन नोट्स की पीडीएफ में प्रोवाइड करवाता हूँ। उनसे पूछ लेना भी क्या क्वालिटी है इन नोट्स में, कहीं माइनर सा भी इफेक्ट नहीं है। जैसे टॉपिक पढ़ते हो ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने 2 दिन लगाया है, बुक के अंदर देखोगे आधे घंटे में आप कवर अप कर दोगे वो टॉपिक, लगेगा नहीं। इनफैक्ट 30 मिनट्स तो उसमें 15 मिनट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम होती है उस टॉपिक के अंदर, लेकिन बारीकी से वो चीज करेंगे ना एक बार, तो हमें बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कार्बन के अंदर बात करूं मैं, टीचर्स क्या करते हैं, जब हम ये कलर कोडिंग वाला टॉपिक करवाते हैं तो एक सिलेंडर बना देते हैं, उसके ऊपर 4 बैंड बन जाएंगे, वो बैंड किस किस तरीके से वैल्यू दिखाएंगे वो चीज है। लेकिन हमें कलर कोडिंग के अंदर ये चीजें भी करनी होती है भी। एलॉय हमारे लिए कितना कमर्शियली इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये चीजें हमें करनी होती है। वेरी हाई रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस का यूज करना किसी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, और वेरी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं ये, मतलब कॉम्पैक्ट साइज को क्या बोला जाता है, स्मॉल। कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होंगे। इस वजह से हम कार्बन कलर कोडिंग में कार्बन रेजिस्टेंस का ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस के अंदर कार्बन का ही ज्यादा उपयोग करेंगे, एक तो छोटे होंगे, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है देखिए, अब आएगा जो चीजें सभी करवाते हैं वो चीज। एक सिलेंडर ले लिया हमने यहाँ पर, ले लिया भाई, इसके ऊपर 4 बैंड बना दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो फर्स्ट बैंड क्या काम करता है। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड बैंड है मेरे, फर्स्ट और सेकंड बैंड, वो क्या वैल्यू लिखेंगे, क्या दिखाएंगे वैल्यू, वो दिखाते हैं नंबर। नंबर किस केस का, उस कलर का नंबर। ठीक है, जिसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड फॉर्म।
एक टेबल आएगी आगे पूरी की पूरी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। जो थर्ड बैंड है वो मेरा क्या लिखेगा, थर्ड बैंड वैल्यू क्या दिखाता है, मल्टीप्लायर। जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाता है। जिसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाएगा। फोर्थ बैंड है वो क्या दिखाएगा, टॉलरेंट। टॉलरेंस दिखाएगा, ठीक है, मतलब वेरिएशन इन परसेंट, मतलब कितना परसेंट वो वैल्यू बढ़ सकती है, या कितना परसेंट वैल्यू मतलब कितना उसमें एरर हो सकता है, एरर को दिखाता है। मतलब मान लो किसी में 5% एरर है, किसी में 7% एरर है, प्लस माइनस एरर कई बार दिखाते हैं ना, इतनी वैल्यू इसमें प्लस हो सकती है, इतनी वैल्यू इसमें माइनस हो सकती है। इतने तक कर देना बच्चे, इतना रहेगा आपका। जो पूरी टेबल है और इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है वो कल मॉर्निंग के लेसन जो आपका लेक्चर रहेगा उसके अंदर करवाऊंगा, कलर कोडिंग की, ठीक है। वे किस तरीके से ये अप्लाई होते हैं, किस तरीके से ये बैंड क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो पूरा का पूरा केस कल की मॉर्निंग क्लास में हम करेंगे, कार्बन जो कलर कोडिंग है उसके केस में, ठीक है। क्योंकि अब टाइम अप हो चुका है, कुछ ही सेकंड बाकी है। सर हाँ जी, कलर कोडिंग होता क्या है वैसे, डेफिनेशन क्या है इसकी? कलर कोडिंग क्या होती है, किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, मतलब को जो हम एक रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो मैंने कैपेसिटर वगैरह दिखाया था, उस तरीके का रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के बेस पर हम अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। जैसे फोन है, फोन में छोटे छोटे जो लगे होते हैं वो उनके कलर के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं, ना कि हम उनकी वैल्यू निकालते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ओके सर। ओके, मिलेंगे बच्चे कल।